तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप लोग सभी का स्वागत है। हमने लास्ट सेशन में जो रेट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने जीटीए का रेट नोटिफिकेशन डिस्कस किया और प्री पैकेज एंड लेबल्ड गुड्स का रेट नोटिफिकेशन डिस्कस किया और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। कुछ चीजें हैं जो रह गई है, लेट अस डिस्कस। तो ये रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट एक बार और नए तरीके से, मुझे एक बात बताइए आप, जो आप लोग समझ चुके हैं। आप एक मिनट में, यस, मुझे एक बात बताइए, कोई भी पर्सन किसको प्रॉपर्टी किराए पे देगा तो रिवर्स चार्ज पे टैक्सेबिलिटी आएगी? हेलो, कंपनी को रजिस्टर्ड पर्सन सर। रजिस्टर्ड पर्सन, यस सर। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को। ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो सकता है? कंपनी हो सकती है, और पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या एलएलपी हो सकता है। ठीक बात, या एलएलपी या फिर सोल प्रोप्राइटर, करेक्ट है? यस सर। तो इसको रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है या नहीं है? हाँ सर। हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कब नहीं देना पड़ेगा। विल डिस्कस दिस, अभी वही कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये पर्सन चाहे कोई भी हो, यूआरपी हो या आरपी हो, तो भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा नहीं लग जाएगा? कह दीजिए। हाँ सर। यस सर, यस सर। यानी कि आरपी टू आरपी भी अगर रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे देगा, किसी भी पर्पस के लिए देगा, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, तो रिवर्स चार्ज लग रहा है? हाँ सर। यस और नो? यस यस सर। सर। हमने क्या किया, एक चार्ट बनाया, देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ, आप बताइएगा। सप्लायर यूआरपी है, रिसिपिएंट भी यूआरपी है, बताइए। और पर्पस है रेजिडेंशियल या कमर्शियल, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, नील। रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी किराए पे दे रहा है, लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सर वहां पे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन की बात की है। नहीं तो लगेगा क्यों नहीं, वो बताइए। बिकॉज रेसिपिएंट फॉरवर्ड चार्ज में सर फॉरवर्ड कमर्शियल पर्पस के लिए अगर देगा तो कमर्शियल पर्पस के लिए देगा तो फॉरवर्ड मुझे चार्ज। लॉ बताइए, लॉ में क्या लिखा हुआ है? रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड। रुकिए मैं आपको दिखलाता हूँ, एग्जामिशन नोटिफिकेशन दिखलाता हूँ। रुकिए, सीरियल नंबर कौन सा था आईटीआर का? 14 था। 14 में क्या लिखा है इन्होंने? याद करना लॉ बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कैसे रिलेट करेंगे। देखिए, नहीं 14 नहीं था, कौन सा था वो सीरियल नंबर? ये 13 था। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब ये हुआ, इस केस में हम लोग क्या किया, हमने यहां पर कौन किसको किराए पे मिलेगा तभी टैक्सेबिलिटी आएगी? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे नहीं मिल रहा है तो सीरियल नंबर 13 में एग्जाम्पशन आ जाएगी। हेलो, सीरियल नंबर 13 में एग्जाम्पशन है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। टैक्सेबिलिटी तभी आएगी जब रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दिया जाएगा, वरना एग्जाम्प्ट है। ठीक बात? यस करेक्ट। ठीक। अब देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है। सर वो रेसिडेंशियल पर्पस है तो वो एग्जम्पशन है सर, बट इफ दे हैव गिवन फॉर कमर्शियल पर्पस। एग्रीड, चेंज किया हमने। जी ठीक है, चलिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है, तो बताइए टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? पहले ये बताइए। टैक्सेबिलिटी आएगी सर। और
18% का रेट है। Yes, correct. आरसीएम, इस रजिस्टर्ड हाँ। पर्सन को आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको आईटीसी एकदम मिलेगा या मिलेगा। नहीं मिलेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। यस सर। हम लोग कह रहे थे क्लॉज जी में ब्लॉक्ड है, कह रहे थे या नहीं कह रहे थे? फिर ये जो एनी पर्सन है वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हाँ तो हम लोग ये आसान नहीं है ये कहना कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसके ऊपर है। अब देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है, रेजिडेंशियल यूनिट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस किराए पे दे रहा है, आरसीएम है या नहीं है? Yes. है कितना? 18% आरसीएम, एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है, कमर्शियल दे रहा है, No, not applicable. ये हमने गलत लिखा है सर लगेगा, सर लगेगा लगेगा। लगेगा सर। हाँ, सर अगर आरसीएम का इनपुट नहीं मिलेगा मतलब उनकी वो कॉस्ट बन जाएगी ड्यू टू ओनली हाँ। वन कंप्लायंस अगर जो yes, गवर्नमेंट ने अगर notify कर आईटीसी दी। नहीं मिलता है तो कॉस्ट का हिस्सा है। Sir, नहीं लगेगा सर, Sir, because this amendment is done only for residential purpose, not commercial purpose. देखिए मैंने ठीक लिखा था यहाँ पर, ओके। मैंने ठीक लिखा था, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। देखिए किसने कहा अमेंडमेंट इज फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल? ये सीरियल नंबर 13 में एग्जम्पशन किसके लिए? एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड। कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे देंगे तो ऑलवेज टैक्सेबल है। Yes. ठीक है, अब यहाँ आइए, जो मैंने यहाँ ठीक लिखा था, शायद यहाँ ठीक नहीं लिखा था। यूआरपी रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दे रहा है, कमर्शियल है, तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, पहले ये बताइए। Forward charge, sir. फॉरवर्ड चार्ज, हेलो, फॉरवर्ड चार्ज तो टैक्स किसको देना चाहिए? एक्चुअली यूआरपी को देना चाहिए। सप्लायर को यूआरपी को देना चाहिए, और यूआरपी तभी देगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। यस सर। बराबर है। यस सर। तो हमने क्या लिखा? नील सिंस सप्लायर इज नॉट ए टैक्सेबल पर्सन। ठीक बात, ओके बस सही है। इसीलिए लिखा। लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल होगा ना सर फिर? आरसीएम तभी एप्लीकेबल होता है जब रेजिडेंशियल होता है। सर मतलब इसका मतलब ये है ना कि इसकी लिमिट 20 लाख से कम है, ऑब्वियसली आप ये मान रहे हो, अनरजिस्टर्ड इसलिए है। यस, इसीलिए हमने नॉट ए टैक्सेबल पर्सन लिखा। सर इधर जो नोटिफिकेशन आया है, एक बार नोटिफिकेशन वाले पॉइंट पर चलिए ना एक बार। रुकिए, ये जो नोटिफिकेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया वो यहाँ पर ये लाइन ऐड की। अच्छा, ये अभी ऐड इंसर्टेड नोटिफिकेशन नंबर 4/2022। अच्छा, क्या दिया? पढ़िए, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, फुल स्टॉप। यहाँ तक एग्जम्पशन थी। हाँ, क्या चीज एग्जाम था? Residential dwelling. रेजिडेंशियल पर्पस। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि वो रेजिडेंशियल यूनिट होनी चाहिए, और किस पर्पस के लिए देगा वो? रेजिडेंस पर्पस देगा तब मतलब रेजिडेंस पर्पस के लिए देगा तो एग्जम्प्ट होगा। तो रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंस पर्पस के लिए देगा तो एग्जम्पशन है। हाँ, लेकिन रेजिडेंशियल यूनिट अगर कमर्शियल पर्पस के लिए देगा तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल है। अब सवाल उठता है कि एक्सेप्शन में क्या डाला कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। ये पर्पस नहीं लिखा यहाँ पर। तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या है, रेजिडेंशियल के लिए या कमर्शियल के लिए दे, टैक्सेबिलिटी आएगी जी। आरसीएम में आएगी या फॉरवर्ड चार्ज में आएगी? फॉरवर्ड चार्ज। आरसीएम ये आरसीएम में आएगी जी। अब आप समझ लीजिए, अगर मैं रेजिडेंशियल यूनिट कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे दे रहा हूँ, या रेसिडेंस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल यूनिट कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, तो फॉरवर्ड चार्ज ही होगा। टैक्सेबल है। आरसीएम में टैक्सेबल है या नहीं है? टैक्सेबल है, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे अगर देता हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे देता हूँ, चाहे कोई भी रेजिडेंशियल यूनिट किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन यही एक मिनट, अगर मैं कमर्शियल यूनिट किराए पे देता हूँ तो फॉरवर्ड चार्ज ही होगा। तब फॉरवर्ड चार्ज होगा जी। यस और नो? जी 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 जी। हेलो सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट।
मैं आपके सामने ही इस किताब में चेंजेस भी कर रहा हूं, जितने परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है सब लिख देंगे। ठीक, तो हमने पहला लिखा अनरजिस्टर्ड पर्सन किराए पे दे रहा है, क्या दे रहा है, रेजिडेंशियल यूनिट दे रहा है, किस पर्पस के लिए दे रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है, और टैक्स रेट नहीं दे रहा। ये ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पर ये किस पर्पस के लिए किराए पे दे रहा है, कमर्शियल। पर्पस के लिए। बताइए टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? नहीं सर, नहीं No. नहीं क्यों नहीं आएगी? बोथ पर्सन Sir, है वो तो तो अनरजिस्टर्ड है। सर सीलिंग से तो फिर बनेगा। अनरजिस्टर्ड है, हम्म। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड क्यों है? बिकॉज इज ए इस बिकॉज बिलो टैक्स बिलो एग्जम्पशन पर्सन है ना, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। या फिर Yes, मैं sir. ये लिख दूं कि 22 24 इसको एप्लीकेबल नहीं है। यस प्रदीप जी वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए, बिलो Sir. बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। बिलो थ्रेशोल्ड। वीडियो ऊपर ऑफ। आप लोग सब वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ बताइए। सर, फर्स्ट पॉइंट में भी आप लिखो सर, नील सिंस सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर नॉट टैक्सेबल पर्सन बोल के। नहीं नहीं, फर्स्ट पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाँ। ऑलरेडी एग्जाम्पशन में आता है। नील ओके, एग्जाम्पन इन सीरियल नंबर 13 है ना? जी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो ऑफ रखिए। तो मैं बोलूंगा तब ऑन कीजिएगा, वीडियो ऑफ रखिए आप लोग सब। और किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है बच्चे की, प्लीज ध्यान रखिए, ये यूट्यूब में भी जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसको रजिस्टर्ड पर्सन कर देता हूं, और किसको किराए पे दे रहा है? अनरजिस्टर्ड को दे रहा है। और रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दे रहा है। बताइए नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। यस एग्जाम्पशन है? रिसिपिएंट Yes. यस सर। अगर ये एग्जाम्पशन नहीं होती तो टैक्सेबिलिटी आती? यस सर। यस फॉर यस सर अंडर Yes. फॉरवर्ड चार्ज। यस और नो? यस सर। चलिए, अब रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, रेजिडेंशियल दे रहा है, और कमर्शियल पर्पस के लिए दे रहा है। बताइए सर टैक्सेबिलिटी तो आएगी? फॉरवर्ड चार्ज Applicable. फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबिलिटी आएगी? यस यस सर। टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक बात है, रेट छोड़ Yes. देते हैं। रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कौन दिमाग आएगा भाई। तो यूआरपी ये सब हो गया, रेजिडेंशियल कमर्शियल हो गया। अब यूआरपी कमर्शियल रेजिडेंशियल रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ठीक है। रेजिडेंशियल यूनिट दे रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहा है। बताइए एप्लीकेबल। आरसीएम। एक मिनट, बताइए यूआरपी आरपी आरसीएम सर। टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। आरसीएम डेट डाल दीजिए। नीचे भी सेम होगा। सेम होगा जी, नीचे भी सेम होगा। नहीं सर, नीचे नीचे बताइए। रेजिडेंशियल सेम होगा, आरसीएम होगा। यस पर्पस नहीं नहीं बताया सर, ना। पर्पस कमर्शियल है है सर, एफसीएम होगा उस पे। रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे दिया है तो सेम होगा या नहीं होगा? जी 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 जी। यस सेम होगा बट सर। कमर्शियल पर्पस है ना, तो हाँ तो पर्पस नहीं, कहाँ बताया, तो पर्पस purpose। बताया नहीं ना। ये रेजिडेंशियल दे रहा है ना, तो ठीक उसका है, ठीक है। ओनली यूनिट इज इम्पोर्टेंट सर, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। ओके ठीक है सर, ठीक है। पर्पस इज नॉट इम्पोर्टेंट, करेक्ट। ओके जी। अब आगे आते हैं। यूआरपी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी पर्सन, और ये कमर्शियल यूनिट किराए पे दे रहा है। सर Forward charge. ये रिसिपिएंट में आरपी डैश एनी पर्सन लिखा है ना सर, एनी पर्सन व्हाई वी हैव टू मेंशन? एनी पर्सन ओनली आरपी इज एनफ। कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, No, firm। एक्चुअली वो कल का नोटिफिकेशन में दे मेंशन ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, व्हाई शुड वी मेंशन एनी पर्सन? एनी पर्सन जो हम लोग, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा आपको, अगर कंपनी है तो क्या होगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन कंपनी हुई तो क्या होगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन पार्टनरशिप फर्म हो गई तो क्या होगा,
ये रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर हुआ तो क्या होगा? ओके 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 पॉइंट दिखलाऊंगा जहां पर ये आरसीएम में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। मैं बताता हूं क्यों नहीं आएगी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो जनरल सब लोग बता रहे हैं, मैं पहले वो बता रहा हूँ, ठीक है? ओके यहाँ तो फॉरवर्ड चला आएगा पॉइंट नंबर 7 में। या तो मैं ये करूं एनी पर्सन में, ताकि कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। एंड इंडिविजुअल भी हो सकते हैं सर। सोल Sole प्रोप्राइटर proprietor. सोल प्रोप्राइटर इज एन इंडिविजुअल, करेक्ट है? वहां पे क्लियर है सर। यस सर। एनी पर्सन, तो कोई भी आएगा। हाँ, तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है ना? ओके राइट। चलिए अब यहाँ बताइए, सही, इसका मतलब जो एओपी बीओ है उन पे नहीं लगेगा ये सब आ जाएंगे भैया, सब आ जाएंगे। कवर हो गए, सब कवर हो गए। हाँ, सब सभी कवर है ना, मतलब हाँ हाँ, वो सब कवर हो गए, इसीलिए वहाँ सर ने एनी पर्सन लिखा था। हाँ, तो वही ठीक अरे था। बाप रे बाप, आप लोग बाल की खाल निकालने लगे। एटसेट्रा भी लिख दूं क्या? सर ठीक था, पहले वाला ठीक था सर, एनी पर्सन। हाँ, एक्चुअली एनी पर्सन करेक्ट था सर। सर कंट्रोल जी कर दो आप। अब रहने दो भैया, इतना ज्यादा करेक्शन मत करवाओ। चलिए, जो पॉइंट, इन्हीं में पॉइंट है, एक सेपरेट पर्सन ले लिया, एक फर्म का सेपरेट पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के लॉ कौन सा अप्लाई कर रहा है। सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट पर्सन नहीं है, बस यही एक इंटेंशन बताना है, बाकी और कुछ नहीं बताना मेरे को। अब आप समझिए, मैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। 7th बताइए क्या होगा? नील नहीं, हाँ जी, नील होगा, नील होगा सर। सर वही बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट वाला चक्कर आ जाएगा। हाँ, Yes, जी ब्लू नील, ठीक है, यस सर। ओके। अब ये केस ले लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन किराए पे दे रहा है, कमर्शियल फॉरवर्ड चार्ज फॉरवर्ड चार्ज फॉर चार्ज टैक्सेबल जी। चार्ज काइंड से। नील लिखा हुआ है। और मुझे बताइए, कुछ रह गया क्या? जी, एक 8 हो गए, प्रमोशन कॉम्बिनेशन और रह गया। कौन सा रह गया बताइए? अगर रजिस्टर्ड पर्सन अगर गवर्नमेंट एंटिटी से अगर कोई ले रहा है किराए पर, जो केवल टीसीएस और टीडीएस कलेक्ट करता है, तो वो भी आएगा यहाँ नीचे। फिर से कहिए राजेश जी, कौन सा? मैं कह रहा हूँ जो टीडीएस टीसीएस कलेक्टर है, तो गवर्नमेंट taxable होगा डिपार्टमेंट तभी है। आएगा। ओहो, हाँ? जो टैक्सेबल होगा तब आएगा, इसमें क्यों हाँ, नहीं? वो मैं वही बात कह रहा हूँ। उसने किसी रजिस्टर्ड फर्म को, जीएसटीएन होल्डर को उसने कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल दी है रेंट पर, तो वो भी अंडर आरसीएम में यहाँ कवर हो जाएगा। वो तो मतलब ऑलरेडी आप रास्ते में ये कह कवर रहे ही है ना। एक नहीं, जब मिनट, आप जोड़ रहे हैं ना, तो उस लाइन को यहाँ लिख दीजिए ना। सो उसकी तो अलग एंट्री है ना, तो अलग एंट्री में आएगा वो, तो यहाँ पे फायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं ये रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट हो तो? दोनों हो, ये भी हो, वाइस वर्सा भी। अरे रुक जाइए, नहीं नहीं राजेश जी, गवर्नमेंट का कोई भी एंगल नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा, हटा दीजिए। अलग अलग स्पेसिफिक प्रोविजन दी है। सर वेट कीजिए, सर एक वो रह गया, आरपी अगर यूआरपी को दे और यूनिट कमर्शियल हो। आरपी अगर यूआरपी को दे, हाँ ये तो रहा, और नहीं सर यूनिट कमर्शियल हो, यूनिट कमर्शियल हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 ही आएगा। चलिए, पॉइंट 5 हाँ जी। आरपी अगर यूआरपी को दे और यूनिट कौन सा हो? कमर्शियल कमर्शियल हो, कमर्शियल पर्पस हो, बताइए क्या होगा? एफसीएम ही होगा। कोई भी Forward पर्पस हो charge। उसमें, तो इसमें चाहे पर्पस कोई भी कर दो। फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, हाँ जी। ठीक है। और अगला फिर ये भी है, आरपी यूआरपी को दे, यूनिट कमर्शियल हो लेकिन पर्पस रेजिडेंशियल हो। ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, आपने देखा है ऐसा कोई यूनिट? सर इलीगली तो होता ही है। उसके लिए दिया जाए, रेजिडेंशियल के लिए। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। हाँ सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो नोटिफिकेशन आया है कि रेजिडेंशियल यूनिट रजिस्टर्ड पर्सन को देता आरसीएम लगेगा, तो यहाँ पे सर जो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है वो उसमें फिर एक्टिविटी कमर्शियल या रेजिडेंशियल है वो मैटर नहीं करता। उसका रीजन यही है कि जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को लेगा और तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए ही लेगा, whether it is to go down, whether it's to marketing office, whether it's to factory or whatever.
We'll तो discuss. यहाँ पे We will discuss. नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है. We'll discuss. गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोल रहे हैं ये। हाँ, we'll तो discuss. कैसे गलत होगा? आप रजिस्टर्ड पर्सन्स को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी कैसे लेगा? अरे अगर सोल प्रोप्राइटर है, उसने अपना घर लिया हुआ है, तो क्या पता उसका सर business- आप एक उसका समझिए, आप business- अपने स्टाफ के लिए भी अगर आप वो घर रेंट पे ले रहे हो तो वो फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई के फॉर भाई मैं खुद के लिए ले रहा हूँ, खुद के लिए ले रहा हूँ रेंट पे घर, और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन भी हूँ, परिमल जी, पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? वो नहीं परिमल सर, जी रजिस्टर्ड पर्सन आप रजिस्टर्ड पर्सन अपने एड्रेस में डालेगा सर, तो वो प्रॉपर्टी क्या वो क्या एड्रेस रेसिडेंशियल की थोड़ी डालेगा? एक मिनट. अरे यार हेलो सर, नोटिफिकेशन में कहा हुआ है एड्रेस मस्ट भी वहाँ पे। मैंने सबको म्यूट कर दिया. आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आपस में डिस्कस कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ मैं डिस्कस करूंगा इसको, जो पॉइंट आएगा विल डिस्कस दिस प्लीज. तो आपस में डिस्कस मत करें. इट्स गुड. लेकिन एक बात मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा. वो पॉइंट जो आप बता रहे हैं, सीए हिमंग जी बता रहे हैं या परिमल जी बता रहे हैं, विल डिस्कस दैट प्लीज. गणेश जी. हाँ सर, हाँ, मैं वो पॉइंट पे आऊंगा अभी. लेकिन हाँ। इसमें और कोई परमुटेशन रह गया क्या? नहीं सर, परिमल जी, हिमंग जी, कोई परमुटेशन और रह गया तो बता दीजिए. नहीं सर, नहीं। वेलकम. नहीं सर, सब पॉइंट कवर हो गए हैं। सारे हो गए. अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, फिर जो हिमंग जी और परिमल जी बोल रहे हो, फिर गणेश जी का वो क्वेश्चन वो भी लेंगे. अब जरा समझिएगा आप. अभी मैं कोई एग्जांपल से बात करूंगा, उसके बाद बात करेंगे. एक सोल प्रोप्राइटर है, उसने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया और इससे इंटरेस्ट आ रहा है. बताइए, टैक्सेबल सप्लाई या एग्जाम्प्ट सप्लाई? एग्जाम्प्ट सप्लाई सर। एग्जाम सप्लाई. एग्जाम्प्ट सप्लाई. हाँ जी सर। ये इसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बड़े नहीं सोच समझ बनेगा। नहीं बनेगा सर, जवाब मत दीजिएगा. बनेगा सर, बनेगा नहीं सर, बनेगा सर बनेगा। ये सेक्शन 22 में अलग से नोटिफाइड है कि इसकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी नहीं, फॉर गलत रजिस्ट्रेशन पर्पस। गलत बोल रहे हैं आप. कंपोजिशन वाले में है ये. एग्रीगेट टर्नओवर में सर एग्जाम सप्लाई इज आल्सो इंक्लूड। हाँ हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। एग्जैक्ट बनेगा सर, बनेगा सर, बनेगा सर। अच्छा, जितने लोग भी सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे एक बात बताइए, फिर मैं लॉ में भी आऊंगा. आप सोल प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, बैलेंस शीट बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। एक बनाते हैं या दो बनाते हैं? एक, कभी कभी एक, कभी कभी दो। दो कब बनाते हैं? जब उसका बिजनेस अलग हो और यस. आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, हाँ जी, और दूसरा बैलेंस शीट बनाते हैं जो पर्सनल होता है. पर्सनल बिल्कुल ज्वेलरी ये सब का भी डिटेल डाल देते हैं. ठीक बात है. बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट डाल देंगे, लैंड डाल देंगे, शेयर्स प्रॉपर्टी डाल देंगे. ऐसा करते हैं या नहीं करते? यस सर. ये इंटरेस्ट बिजनेस में है या पर्सनल है? पर्सनल में डालते हैं, कैपिटल में डालते हैं, कहाँ डालते हैं इसको? पर्सनल बैलेंस शीट में। और डिपेंड करेगा बिजनेस रिलेटेड है तो आप यहाँ डाल देंगे या यहाँ डालेंगे. ये बैलेंस शीट में यहाँ आ गया इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट आपने यहाँ डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट लिख दिया. ऐसा ही तो करेंगे आप, या इंटरेस्ट अक्रू होगा तो बैलेंस शीट में लिख देंगे. ठीक बात है? हाँ ना? हाँ सर। यस सर. मुझे एक बात बताइए, अगर ये पर्सनल वाला है तो ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर. बनेगा। नहीं बनेगा सर जैसे मान लीजिए अगर किसी का हाउस. रुक जाइए आप, मैं लॉ दिखला रहा हूँ. जी. एक मिनट रुकिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा. फिर मैं इसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ भी अटैच करूंगा. एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तभी बनेगा जब लेवाई है. हेलो. यस. एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो तभी Correct. बनेगा जब लेवाई होगा. बिल्कुल. लेवाई का सेक्शन बताइए. सेक्शन 9। 9 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि लेवाई हो जाएगा. सप्लाई होना चाहिए. ये बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए सप्लाई होना चाहिए. और सप्लाई होना चाहिए. यस. सेक्शन 9 का हमने एक बनाया था, पर्सन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कर रहा है, गुड्स सर्विसेज और बोथ
for the purpose or in the course of furtherance of business. तो ये जो फिक्स डिपॉजिट करवाया था, इज इट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? नो। तो फिर वो सप्लाई कैसे हो सकता है? जैसे ही बिजनेस के लिए नहीं है, नो, पर्सनल है, तो नॉट ए लेवाई, लेवाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, ये सीधे नो सप्लाई का पार्ट है। नो सप्लाई बन जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर नो सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर में नो सप्लाई नहीं आता है। करेक्ट, नहीं आता सर। बिल्कुल सही। याद कीजिए, हमने जीएसटी वॉल्यूम 1 के क्लास में ये किया था। नहीं, जो पहली प्रेस रिलीज जीएसटीआर 9 भरने की जो आई थी, यस, ज्वेलरी वाला, जुलाई में, हाँ, उसमें भी इसने क्लियर कर दिया था। तब आप लोग उसको एग्रीगेट टर्नओवर के पार्ट में लेके आ रहे थे। सर एक चीज बताइए, मेरा अपना एक बिजनेस है, हम 2 बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस है मेरा, और मेरी कोई एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए दे रखे हैं किसी को, तो क्या फिर वो बिजनेस का पार्ट हुआ? बिल्कुल होगा भाई, वो तो कंसिडरेशन भी है, वहाँ बिजनेस भी है और सप्लाई भी है। अविनाश जी, फिर मैं बैलेंस शीट नहीं देखूंगा। अच्छा, हाँ, फिर तो आप बैलेंस शीट गलत बना रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ, तब तो ये ऊपर की जो हमारी जो हेडिंग्स में जो लिखा हुआ है वो तो कवर हो गया। बिजनेस भी हो गई, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, और उसके बाद कंसिडरेशन भी आप ले रहे हैं, तो सप्लाई अपने आप हो गई, तो टैक्सेबिलिटी लेवाई आ गई। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो आपने पहले जो चार्ट खोला था, जो अविनाश जी ने क्वेश्चन उठाया था। रुकिए, इस चार्ट में अब आते हैं। अब मैं बिजनेस है या नहीं है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा? सप्लायर के एक बार 9.3 पढ़ते हैं आपके साथ। ये कौन से पेज में हम लोग हैं? 17। नाइन थ्री कहाँ किस में है? इस चैप्टर में लिखा है कि लैंग्वेज चाहिए मुझे 9.3 का। 9.1 9.3 The government may, on the recommendations of the council, by notification specify categories of supply of goods or services of both. The tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient, as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods, services or both. क्या लिखा हुआ है? क्या उस recipient को हम supplier मान रहे हैं, या फिर उस रिसिपिएंट को हम कह रहे हैं कि यू विल बी लायबल फॉर पेइंग द टैक्स? बस liable for paying the tax. Recipient. Liable for paying tax. Hello. Recipient, as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. अब मैं जो पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं किसके एंगल से देखूंगा लेवाई? अरे बोलिए, सप्लायर के एंगल से या रिसिपिएंट के एंगल से? सर 9.3 में तो रिसिपिएंट का एंगल है। 9.3 में रिसिपिएंट का एंगल है। मुझे तो लगता है सप्लायर का ही एंगल से देखना है। रिसिपिएंट इज ओनली लायबल फॉर पेइंग द टैक्स। Yes sir. Yes sir. Supplier का बस पे करेगा recipient. Sir compliance recipient की है, लेकिन एंगल सप्लायर का है। ठीक बात है, बिल्कुल। अब आइए यूआरपी आरपी को। अब देखिए कंपनी के केस में मैं आपको बताता हूं। अब ये सारा इंटरप्रिटेशन का है। ऑफिसर कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा, ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है सर, आपसे एक डाउट पूछ सकता हूँ थोड़ा सा, मतलब ये बाद में पूछूंगा अभी। मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है रिलेटेड ही होना चाहिए आपका। अब ये यूआरपी सोल प्रोप्राइटर को रेजिडेंशियल यूनिट किराए पे दे रहा है, करेक्ट है? और ये खुद के रहने के लिए ले रहा है, खुद के रहने के लिए। और इसका बैलेंस शीट बनाते हैं 2।
और ये बैलेंस शीट में ये बिजनेस वाला बैलेंस शीट है, ये पर्सनल वाला है। खैर बैलेंस शीट में तो नहीं आएगा, रेंट है तो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में, पर्सनल प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में इस रेंट को मैनेज करते हैं, यानी कि आप इसको बिजनेस एक्सपेंसेस शो नहीं करते हैं। ठीक बात है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. you don't show this as a business expenses, you show this as a personal expenses, correct है? URP ना अपना बैलेंस शीट बनाएगा, ना प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट बनाएगा, कुछ बनाएगा। मान लीजिए ये इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करता है। ठीक है सर। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या आएगा, टैक्सेबिलिटी आएगी? लॉजिकली तो लगना नहीं चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट साइलेंट है इस इशू पे। नहीं, गवर्नमेंट क्यों साइलेंट है? लॉ साइलेंट है क्या? नहीं, लॉ इज साइलेंट। नो, लॉ इज नॉट साइलेंट। सेक्शन 9 अप्लाई कीजिए। लॉ साइलेंट नहीं है। सेक्शन 9 अप्लाई कीजिए। लेवाई है या नहीं है? अरे आप लोग चुप हो गए। लेवाई है या नहीं? ये सर है ना, लेवाई है ना। बाप रे बाप, आप लोग भी कमाल करते हैं। कहाँ है नहीं लेवाई? नहीं सर, ये बिजनेस पर्पस के लिए कहीं नहीं है। नजर आ रहा है आपको? ना यूआरपी के एंगल से, ना रिसिपिएंट के एंगल से। नहीं सर, किसी एंगल से बिजनेस पर्पस में तो है नहीं। हाँ, पर्सनल खर्चा कहाँ से आ जाएगा लेवाई? सर सेक्शन 9 कहाँ डिफरेंशिएट करता है कि पर्पस को क्या होगा? सेक्शन 9 तो लेवाई की बात करता है। सेक्शन 9 बिजनेस तो करता है कि बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अच्छा, ओके। कि नहीं करता है, बताइए। तो देखना पड़ेगा, वैसे याद नहीं है। Of 9(2) and 5(2) there shall be levied a tax called this on all intrastate supplies, on all interstate supply of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15. अब सप्लाई का डेफिनेशन में देखेंगे तो सप्लाई का डेफिनेशन में है या नहीं है? सप्लाई में तो क्लियर कट है। ठीक है सर, समझ गया। यस सर। चलिए ठीक। अब जो मैं पूछ रहा था वो बता दीजिए। सर जो मैं पूछ रहा था, मैंने वो कह रहे हो आप? डाउट पूछ लो अपना। हाँ पूछिए। सर जो आप बोल रहे थे इंटरेस्ट वाला पॉइंट था, एफडी वाला, कि वो कवर नहीं, कि जो ओनली फॉर कंपोजिशन है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होएगा, आप कह रहे थे। हाँ। सर जो सेक्शन 22 में लास्ट वाइज जो है वो लिखते हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहा है फिर भी वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं खोल लेता हूँ। वो बिजनेस एफडी की बात कर रहे होंगे सर। वो 40 लाख की लिमिट डिटरमाइन करने के लिए है, ये सब है। हाँ जी सर, उसको लास्ट वाइज यही कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ? देखो, मैं तो खोल लिया। देखो। हाँ जी सर। सो ये सॉरी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 22 वाली सबसेक्शन। हाँ जी, अ पर्सन। तो क्या लिखा हुआ? एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ, सर अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड इन द एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ दिस। हाँ जी, ये मैं वही बोल रहा हूँ, 40 लाख की लिमिट के लिए है ये। सर तो वही था ना हमारा इशू कि अगर नॉर्मल पर्सन है उसमें भी काउंट नहीं होएगा ये। हम लोग है ना एक्सेप्शन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल 20 लाख की जो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, ठीक है, उसमें बस सिर्फ सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से बाहर मत निकलना है। ओके, है ना? और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है कि टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, डिफाइंड है। एग्जाम सप्लाई होना चाहिए, डिफाइंड है। जब तक सेक्शन 9 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट कैसे बन जाएगा? ठीक है सर। जब वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन रहा है तभी तो एक्सेप्शन बनाने पड़ रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्यों डायरेक्ट एक्सेप्शन से तुम जनरल में जा रहे हो? चलिए आगे आइए। ठीक है सर। गणेश जी, अरे गणेश जी चले गए। कहाँ गया? हाँ सर। हाँ बोलिए। आपका सवाल बहुत वैलिड होता है, पूछिए। हाँ हेलो सर। हाँ। अभी हम लोग जो कैटरिंग लाइन का बिजनेस में है, जब हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो यूजुअली हम लोग उस स्टेट में हम लोग स्टाफ के लिए रूम लेते हैं किराए पे। ठीक है। तो होता है, अभी ये तो हमारा ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 50 रूम्स है आज का डेट में। ठीक है। अभी ये प्रोविजन आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो प्रॉपर्टी जो हायर कर रहे हैं ऑन रेंटल बेसिस पे, तो हमको जीएसटी लगेगा शायद आरसीएम बेसिस पे। अब देखिए आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड। और आप ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये रेंट दिखलाएंगे? यस सर।
तो बिजनेस ऑटोमेटिकली हो गया, यस सर। बिल्कुल। तो जीएसटी बच सर जाएगा। वही है। अब क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके। तो अब क्रेडिट आईटीसी जो मिलेगा या नहीं मिलेगा, 17(5)G, ब्लॉक अगर आप कंजम्पशन अब पर्सनल पर्पस के लिए कंज्यूम करते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं बराबर। मिलेगा। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या पर्सनल कंजम्पशन के लिए है? नो, नो। नहीं, किसके बेनिफिट के लिए है? कंपनी के बेनिफिट के लिए। नहीं नहीं, एम्प्लॉइज के, एम्प्लॉय। यानी कि जी तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अब Yes. एम्प्लॉइज को बेनिफिट के लिए अगर दिया जा रहा है तो क्या ब्लॉक्ड है? नो। एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कुछ खास एक्सपेंसेस के क्रेडिट ब्लॉक है, जैसे फूड है, हेल्थ क्लब है, और छुट्टी कुछ है वो सब लाइफ ब्लॉक है। इंश्योरेंस है। ये सब कुछ कुछ लिखा हुआ है जो स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। लेकिन रेंट ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट ब्लॉक्ड नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसको आईटीसी मिल जाएगा। Yes. वन मोर थिंग इन एडिशन टू दिस सर नाउ, हाँ, अभी हमारा जो रेट है 5% है। ओह, तो आप तो कैटरिंग में है, तो ऐसे ही आपका आईटीसी ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक हो गया। ओके। अभी ये अगर 80% लगता है आरसीएम में, हाँ, तो ये हमको 80% का भी मिल सकता है सर, बेनिफिट आईटीसी का? नहीं मिलेगा। आप तो ऐसे ही कैटरिंग में है, फूड बिजनेस में 5% ऑल आईटीसी ब्लॉक। नहीं, लेकिन ये अभी आरसीएम का सर, तो आरसीएम का मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं, यू मीन टू से? नहीं, बिल्कुल, अरे नहीं वो तो मिलेगा। सामने वाला देगा ना। नहीं, नहीं ना। रिसिपिएंट ही देगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही देगी, लेकिन हाँ, वो आपको तो टैक्स पे करना होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला आपको। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट फैक्टर और बढ़ गया। यस, बढ़ा सर दीजिए। कहीं ना कहीं गलत सर नहीं है वैसे, मतलब ये चीज क्या चीज? आरसीएम का इनपुट नहीं मिलना कहीं ना कहीं गलत नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, वैसे कह रहा हूँ इंटेंशन ऑफ लॉ गलत नहीं है। नहीं नहीं, आप अगर उसमें जाएंगे, जब जीएसटी जो सोचा गया था उसमें तो कोई क्रेडिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हर चीज टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम्पशन है तो गलत है। अगर उस ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, किसी भी तरह की एग्जाम्पशन गलत है। किसी भी तरह का क्रेडिट ब्लॉक करना भी गलत है। या तो सारा हाँ। एग्जाम्पशन उड़ा दो और सारा क्रेडिट दे दो। यस, चलिए, करेक्ट अब सर। उस पे बाकी पे आते हैं। और कोई सवाल? Sir, after reading the definition of supply, हाँ, in case of this residential unit is given for the purpose of residential, then there is this notification will not applicable, I think so. Because if we see the definition of supply, it should be for the purpose of business. So even reverse charge is also not applicable. In case first case you written in second, not second, sir. URP to RP. Sixth one, sir. Actually, if we read the inclusive definition of supply, along with if we read that notification, this is supposed to be not taxable actually. now I have written one more line. Yes, ऐसा सही है। Easy living. Okay. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोले सर, ये क्या बोले? ये कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, तो आपने टैक्सेबल कैसे लिख दिया? अच्छा, वो लेवाई नहीं है, तो लेवाई होगा तब तो टैक्सेबिलिटी आएगी। तो हमने यहाँ पर एक लाइन और लिख दी, इफ देयर इज ए लेवाई देन टैक्सेबल। ठीक है। तो इस पोजीशन में कोई एग्जांपल बन सकता है जिस ये हमारे मेंबर ने क्वेरी की है? क्या क्या? ये जो लेवाई की इन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन, उसमें कोई एग्जांपल हो सकता है कि भाई क्या कौन सा? अभी तो नहीं किया हमने, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। सेक्शन 22-24 देखना पड़ेगा। बिजनेस बैलेंस शीट। ठीक है। अरे आया Yes, sir. केवल देखना पड़ेगा। बता दीजिए। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट माय मिस्टेक। तो एक बार वीडियो ऑन कीजिए, कुछ बातें करें। बहुत नए लोग भी हैं, उनसे भी बात कर ले। हिमंग सिंगला,
हालत नहीं है हाँ वीडियो जी, ऑन करने वाली, हालत नहीं है वीडियो ऑन करने वाली। नहीं, शर्ट पहन के आ जाओ बस। हिमांश हिमांश सिंगला और हेमंत सिंगला दो अलग अलग है, एक ही है? नहीं सर, एक्चुअली हम ट्विन ब्रदर्स हैं। हैं? ट्विन ब्रदर्स हैं? यस सर। तो वीडियो ऑन करना बनता है। सर ये तो एक मजेदार बात हो गई, आज ट्विन लोग ही हैं। ट्विन ब्रदर्स दोनों सीए हैं? नहीं सर, मैं सीए हूँ, वो सीए फाइनल में है अभी, मतलब उसका एक ग्रुप क्लियर है, एक ग्रुप पेंडिंग है बस। एक ग्रुप पेंडिंग है, ओके। कब से प्रैक्टिस में हो? सर लास्ट ईयर क्लियर हुआ मेरा सितंबर में। ठीक है, हम अपने बारे में बता दो, सबको बता दो। सर एक्चुअली मेरे फादर हैं जो वो भी इनकम टैक्स के एडवोकेट थे, और मेरे ग्रैंडफादर भी एडवोकेट थे। हमारी प्रैक्टिस 55 से है बरनाला में, पंजाब में। पंजाब। तो अब मैंने मतलब टेक ओवर, मतलब मैं सीए, मेरी सीए क्लियर हो गई है, तो साथ में बैठता हूँ पापा के। वर्ड टेक ओवर यूज कर रहे थे? हाँ गलत था वो, हाँ जी। इंटरेस्टिंग था। हाँ। पापा भी सुन नहीं रहे हैं। पापा सुन नहीं रहे। अच्छा, और बाकी इतने सारे लोग हैं, प्लीज ऑन कीजिए ना वीडियो। उदित जी, अरे उदित जी जो है ना, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है, लिटिगेशन में ही है। कहाँ है उदित जी? सर यही हो सर। उदित जी, आपका इनपुट तो चाहिए इसमें जो हमने कहा। सर बिल्कुल सर। हाँ बताइए, वीडियो ऑन कर सकता तो कीजिए। सर 5 मिनट दीजिए ना सर, मैं आता हूँ ना। अच्छा 5 मिनट, ठीक। 5 मिनट, यस सर। जिनका इनपुट नहीं मिला, मैं चाह रहा हूँ इनपुट। वसंत जी प्लीज, जो हमने डिस्कस किया उसमें कितना एग्री कर रहे हैं, कितना आपका भी है? भाई वाला हेलो। हाँ सर उसमें चार्ट समझाया, एक बार फिर से इसको क्या पूरा है, एक बार फिर से समझा दिया चार्ट को। अरे डाल दिया आपने सारा कुछ, गजब हाल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मिस हो गया था बीच में। मिस हो गया यूट्यूब। हाँ, वीडियो में देखूंगा, मिस हो गया था। परिमल जी कहाँ है? यस सर। पाएंगे? देखिए, इंटरेक्टिव क्लास में आप लोग का इनपुट बहुत जरूरी है। इनपुट नहीं होगा तो अच्छा डिस्कशन नहीं होगा। और एक बात है कि आप लोग अच्छा तभी सीख सकेंगे, बहुत अच्छा तभी सीखेंगे, इफ यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नॉलेज। तो बहुत जरूरी है ईच अदर्स ओपिनियन को रिस्पेक्ट। सामने वाला गलत हो सकता है। बताइए, मैं उदित जी का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी था। कंपनी सेक्रेटरी कलकत्ता में और कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लिटिगेशन में ही प्रैक्टिस करते हैं। और लिटिगेशन में जो हमारी क्लास चल रही है लिटिगेशन वाली, तो यही सारे पॉइंट्स आएंगे। क्योंकि ऑफिसर जब आपको नोटिस भेजेगा कि रेजिडेंशियल यूनिट आरसीएम में सोल प्रोप्राइटर को, वो बोलेगा आरसीएम में टैक्स दो, वो तो भेजेगा ही भेजेगा। ये तो अब आपकी समझदारी है कि वो लॉ अप्लाई करके उसको बताया जाए कि भैया इसके ऊपर आरसीएम में नहीं लगेगा। गणेश जी का एक अच्छा है कि गणेश जी एकदम बड़ा टू द पॉइंट प्रैक्टिकली बात करते, इमेजिन करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। उनके कंपनी में जो चल रहा है वो एकदम करेक्ट आ गया। सर मेरे को एक और डाउट था इसी केस में। सर जो कॉर्पोरेशन डीलर्स हैं उन पे एप्लीकेबल है आरसीएम ये वाला? ये वैसे कोई भी आरसीएम पोजीशन रजिस्टर्ड होता है तो एप्लीकेबल है। क्रेडिट नहीं ले पाएगा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है सर। फिर वही, लेकिन कंपोजिशन अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो एंगल चेक। हाँ जी सर, ये सर वो तो है ही है, वो तो है ही है सर। हाँ ठीक है जी। चलिए, मैं आपसे फ्रैंकली एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ऑनेस्टली आप जवाब दीजिएगा। हम लोग बाकियों से, देखिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आ गए जो इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए हम लोग जितना डिटेल में जा रहे हैं या जितना कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी अब जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना
और अच्छा हो सकता है। Hemant, you joined us for the first time. यस पहले सर, यस सर। देखा आपने हमारा? ये जैसे देखा हुआ, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फिर मेरे को किसी ने ऐड किया तो हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही बनाया है, नहीं तो पहले मैंने बनाया नहीं था। ओके सर, मेरे को पता हाँ, नहीं। चलिए तो बता दीजिए, कुछ बताइए, अच्छा बताइए, हमने जो किया है वो अच्छा किया। नहीं सर, मैंने सुने हैं 2-3 सेमिनार्स, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल डिस्कशन यहीं पे हुई है। चलिए बोलिए। मतलब मैंने सुने हैं 2-3 सेमिनार्स की जो आई है, नोटिफिकेशन आई हैं, लेकिन डिटेल सबसे ज्यादा हमारे वाले में हुआ है। हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर, ये ऐसे केस में होगा, ऐसे केस में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली अब ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलिए सर एक्चुअली आपका क्या है सर, यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड ऑल, बट दूसरा लोग खाली वो नोटिफिकेशन जो आ गए खाली उसके बाद बात कर रहे हैं सर। ठीक Sir, example today we discussed about what is the meaning of supply. So if we read the supply, majority case taxable ही नहीं लगेगा। मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन हाँ वो आपको चेक करना पड़ेगा। Yeah. So you are reading the notification and amendment in along with relevant sections and provisions of the law. But nobody is simply they're reading the law and they're simply telling the changes only, sir. Yes, हिंदी अनुवाद है, सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। डीप इंटरलिंकेजेस है। सर इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कल हमने इसी टॉपिक पे डिस्कस किया था, लेकिन आज जो डिस्कशन हुआ वो बहुत ही किफायती हुआ। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि सर ये नोटिफिकेशन जो लोग इतना इजी समझो, इतना इजी नहीं है। आपकी पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ऑफिसर तो अपने हिसाब से डाल देगा, हमें उसको इंटरप्रिटेशन सिखाना है। यस, सिखाना नहीं है, बताना है। और इसी के ऊपर सर हमने कल ये प्री पैकिंग और लेबलिंग के ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूंगा अगर आप उस सेशन को एक और बार लीजिए। उसका रीजन ये है कि कई बार पिछले जो नोटिफिकेशन था कि जो जीटीए एग्जेम्प्टेड था, आज ये प्री लेबलिंग और लेबलिंग जो एग्जाम से टैक्सेबल हो गया, क्या जीटीए भी एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर, जो पहले एग्जाम्पशन यूज कर रहे हैं? अभी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एक एक टॉपिक ऐसा हो रहा है कि ये नोटिफिकेशन सारे टॉपिक को इनडायरेक्टली से कवर कर रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जीएसटी हर किसी को बहुत आसान लग रहा था जब तक उन्होंने हमारा सेशन किया नहीं। जैसे ही हमारा सेशन किया, उनको लगने लगा कि बाप रे बाप, जीएसटी इतना है। आप पूछिए संतोष जी से, राजीव जी से पूछिए। संतोष जी, आपको बहुत क्वेश्चन आता है कि अरे क्यों हो रहा है, पहले तो ये क्वेश्चन ही होता नहीं। हाँ, इतना कुछ हमने आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। एक टॉपिक में हमने कितने घंटे लगाए? 150 घंटे। एक सर अगर हम प्लॉट लेते हैं रेंट के लिए, मार्बल की दुकान है, तो सर उस पर आरसीएम की लायबिलिटी थोड़ी ना आएगी? नहीं, खाली रेजिडेंशियल के लिए दिया है ना इन्होंने। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोल दिया। अब इसको हम लोग अपनी किताब में भी लिखेंगे। 10 आरपी नहीं, यूआरपी करता हूँ। यूआरपी, आरपी, रेजिडेंशियल प्लॉट, नॉट एप्लीकेबल। बताइए सर हमारा जैसा मार्बल का बिजनेस है किसी पार्टी का, और उसने प्लॉट ले रखा है अपने शोरूम के लिए, माल बेचने के लिए। अब वो जो जिस बंदे से लिया है वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो हम जो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी हमारे ऊपर? मैं वही तो लिख रहा हूँ, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ अब। जी सर। से तो एफसीएम नहीं होएगा, फॉरवर्ड चार्ज यहाँ रेंटिंग ऑफ आरसीएम होगा ना सर? प्लॉट है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग थोड़ी है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग शब्द नहीं है, ड्वेलिंग यूनिट दिया हुआ है। जी जी जी। हाँ, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट वो गोडाउन है, तो अगर गोडाउन को अगर मानते हैं उसको, तो क्या होगा? अगर हम अपने किसी से कोई प्लॉट लेके कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और वहां सामान स्टोर कर रहे हैं, तो क्या वो गोडाउन नहीं है? गोडाउन में तो ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कवर होना चाहिए या नहीं कवर होना चाहिए।
तो बताऊं तो एफसीएम ही आएगा मतलब। नोटिफिकेशन में तो रेजिडेंशियल हाउस लिखा है ना सर? नहीं, ये उसके लिए मैं dwelling। नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल गोडाउन तो पहले से रेट उसका रेसिडेंशियल ड्वेलिंग लिखा है सर। हाँ, ड्वेलिंग में तो वो आएगा Dwelling लिखा है। हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में। हाँ बना बनाएगा। अब मैं देखता हूँ, रुकिए, आपने रेजिडेंशियल प्लॉट किराए पे दिया है, हाँ जी। ठीक है, रुक जाइए, ये लिख देता हूँ, खरीदना वरना नहीं है ये सब, ठीक है, ये बेचा नहीं जा रहा है, रेंटिंग है। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट बाय यूआरपी टू आरपी, तो हम लोग पर्पस तो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट में वो शायद कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो मैं कमर्शियल लिख दूं, ठीक, कमर्शियल टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? तब तो आएगी लेकिन फॉरवर्ड चार्ज पे आएगी, फॉरवर्ड चार्ज पे आएगी। फॉरवर्ड चार्ज पे आएगी। फॉरवर्ड चार्ज तो यूआरपी पे है, और यूआरपी आरसीएम में मतलब आएगा। हम थ्रेशोल्ड देखेंगे ना, मतलब हम यूआरपी। हाँ, आरसीएम कैसे आ जाएगा? एफसीएम आएगा। यहाँ नेचर कर देता हूँ, यहाँ रेजिडेंशियल यूनिट कर देता हूँ, काम खत्म। ठीक है, और यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। यस सर। तो आरसीएम नहीं आ रहा है, जब आरसीएम नहीं आ रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज आ रहा है। फॉरवर्ड चार्ज अब इसका देखेंगे तो टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक बात? ठीक सर। अब यहाँ पर आरसीएम नहीं है सर, आरसीएम क्यों नहीं आएगा सर? आरसीएम नहीं आएगा क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिट नहीं है, बना बनाया घर होना चाहिए। नहीं, वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बोल के लिखा है ना सर। ड्वेलिंग मतलब बनाया घर हो गया ना, बना बिल्डिंग के साथ। हाँ, ठीक है। नीचे वाले में सर दोनों रजिस्टर्ड करिए तब सर आप रेसिडेंट ड्वेलिंग में प्लॉट को कवर नहीं करते? क्या चीज? नहीं, ड्वेलिंग का ना मतलब ढूंढिए सर। उसका मतलब यही रहने की जगह, मतलब हैबिटेबल प्लेस, तो डिक्शनरी में नहीं है। The place where a person live, a house, निवास स्थान, आवास गृह। यस सर। चलिए, इस पे बता दीजिए यूआरपी, आरपी, कमर्शियल प्लॉट। ये भी एफसीएम है, इसमें भी फॉरवर्ड चार्ज है। यस सर। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो आरसीएम आएगा ना एफसीएम आएगा? फॉरवर्ड चार्ज आएगा और टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। यस, ठीक है। अब राजेश जी कह रहे हैं इसको आरपी कर देता हूं मैं। दोनों आरपी कर दीजिए। दोनों आरपी कर दिया, फिर तो है ही एफसीएम बस। तो सिर्फ ओनली एफसीएम, टैक्सेबल अंडर एफसीएम। एफसीएम, यस सर। ओनली एफसीएम, और रेजिडेंस में तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। अगर दोनों, अगर प्लॉट रेजिडेंस दोनों हो तो भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, करेक्ट। देखिए, बोलना इसलिए जरूरी है। एक पॉइंट और आया, आरपी यूआरपी को, आरपी टू यूआरपी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बसंत जी, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अगर यहाँ यूआरपी है तो एफसीएम ही हो जाएगा, तो भी एफसीएम ही रहेगा। एफसीएम ही हो जाएगा। ये कर दूं? ठीक है। चलिए और बताइए।